नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है शिखर ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स का मूलभूत, आधारभूत या बेसिक से लेकर विस्तृत रूप में टॉपिक वाइज सारा परफॉर्म मिलेगा, जिसके साथ साथ आपको DTS मतलब डेली टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होगा जल्दी ही। जैसे ही 2-3 यूनिट्स कंप्लीट होती हैं उसके बाद में आप लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी, जिसके लिए आप लोगों को धीरे धीरे इन चैनल्स के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको लगातार देखना होगा और इन्हीं पर ही आधारित हम क्वेश्चंस बनाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर अपन को स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस को अगर अपन को फाइट करना है तो उनके लिए अपने पास मैटर भी स्टैंडर्डाइज होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज अपन इस टॉपिक में आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है अभी अपन ध्यान है सबको, संतुलित आहार पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहा जाता है। इसमें पहला पार्ट अकार्बनिक भाग पढ़ रहे थे, क्योंकि इसका पहला हिस्सा जल है वो पढ़ चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं चैनल से, उनको बताने के लिए कि इसका जल वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब भाग नंबर दूसरा अभी पढ़ेंगे अपन, आयंस व लवण। तो आयंस बोल दो या लवण, सर क्या फर्क होता है? देखो इधर मतलब समझो, आयंस होते हैं वो धनायन होता है, एक होता है वो ऋणायन होता है, और जब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? लवण कहलाएंगे। तो लवण कब कहलाए? जब धनायन और ऋणायन मिल गए, और ये लवण बाद में मिल गए धनायन और ऋणायन, तो सबको पता है कि क्या बनता है, बताओ? उदासीन अवस्था बनती है। तो लवण प्रकृति में कैसे होते हैं? उदासीन। जल प्रकृति में कैसा होता है? उदासीन बताया था। तो इसका पीएच भी कितना होगा? 7। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जल का पीएच कितना होता है? 7। और जिसका भी 7 पीएच होता है वो कैसा होता है? प्रकृति में न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी में ही आगे अपन पढ़ेंगे आज भाग नंबर दूसरा, सॉल्ट्स और आयंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो समझने वाली बात है यहां पर वो ये है, जिसको मैं लिख देता हूं लवण या आयंस का एक साथ ही जिक्र कर लेते हैं। एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, सबसे ज्यादा बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। कैसे? हमारे शरीर में कैल्शियम क्या काम करता है, मैग्नीशियम क्या काम करता है, सोडियम क्या काम करता है, पोटेशियम क्या काम करता है, जिंक क्या काम करता है, इन्हीं के आधार पर ही बात करेंगे अपन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में, कार्बन किस फॉर्म में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में काम करती है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में काम करती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन इन्हीं को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि कौन सा भाग क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां से सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर देखो समझते जाना, इन्हीं के ऊपर अपन परफॉर्म करेंगे टॉपिक। उसके बाद में सल्फर का, उसके बाद में फॉस्फोरस का, उसके बाद में जिंक का, ठीक है। उसके बाद में और हटा के अपन नाम लेते रहेंगे साथ साथ में। जैसे आप चाहो तो इधर मैं और लिख सकता हूं कॉमन नाम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाद में अगर अपन और बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन। ये कुछ बेसिक्स नाम है जिनके ऊपर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारे क्या है? ये आयनिक फॉर्म है, धनायन है, धनायन धनायन धनायन, समझ में आ रही है ना। ये ऋणायनिक फॉर्म है, ये धनायन है, जो रह गए वो ऋणायनिक फॉर्म है, ठीक है। ये प्लस फॉर्म है, ये प्लस और माइनस होता है, ये माइनस माइनस फॉर्म है, ठीक है ना।
तो इसी चीज में ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, सोडियम क्या काम करता है। तो सोडियम के काम पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जामों में। सबसे पहला काम देखो, याद रखने के लिए मैं जोड़े बना देता हूं, ये जोड़े आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं इसको। एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। समझ में आई ना, कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले शरीर में पोटेशियम की मात्रा नियंत्रित करते हैं। अगर मान लो कि ये नाम पूछ ले कि पोटेशियम की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, सोडियम, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सोडियम की मात्रा नियंत्रित करता है। बोलो बना या नहीं बना। तंत्रिका में देखो ध्यान से सुनना, उद्दीपन या सूचना का क्या करता है, संप्रेषण बोल दो या स्थानांतरण में सहायता करता है। सूचनाओं में स्थानांतरण में सहायता करता है। इसके लिए भी यही लिखेंगे, तंत्रिका में उद्दीपन का स्थानांतरण करता है। दोनों में सेम क्यों लिखा, अगर इसके लिए और इसके लिए अगर कारण पूछे एग्जाम में, किसे सोडियम में भी लिख दिया और पोटेशियम में भी लिख दिया, ऐसा क्यों। तो देखो तंत्रिका में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। कहां काम करता है ये, याद रखना, तंत्रिका में। तो तंत्रिका में सोडियम पोटेशियम पंप होता है और उसमें आपको दोनों नाम लिखे हुए दिख ही रहे हैं। तो तंत्रिका में उद्दीपन में स्थानांतरण करता है, कौन करता है बताओ, सोडियम और पोटेशियम। अगला पॉइंट मैं बोल दूंगा सोडियम के लिए, और बात करते हैं। तो देखो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, सोडियम। पोटेशियम क्या काम करेगा, शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन करता है, जल्दी बोलो, पोटेशियम। कैसे करता है, देखो सोडियम, जो पोटेशियम होता है वो सोडियम की मात्रा को क्या करेगा, खुद ज्यादा हो गया तो ये कम, समझ में आ रही है ना, ये कम हो गया तो शरीर में, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखो, शरीर में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक समझते हैं। शरीर में पानी ठहराने हेतु जिम्मेदार कौन होता है, सोडियम। और सोडियम को कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम। तो मुख्य कंट्रोल करता कौन हो गया, जल्दी बताओ, पोटेशियम। अब जिम्मेदार होगा तो अपन ने एक कहानी सुनी है कि अगर सोडियम अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या आएगा, मोटापा आएगा। समझ में आ रही है ना। और मोटापा होगा तो साथ में अपन को पता है कि उसके अंदर बाद में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पानी भी बढ़ जाएगा। तो लॉजिक हमेशा कंफर्म याद रखो कि इसका नाम आया तो कैसे आया। तो मैंने क्या क्या बताया है, सोडियम क्या करता है, शरीर में पोटेशियम की मात्रा नियंत्रित करता है, तंत्रिका में उद्दीपन हेतु या सूचना स्थानांतरण में सहायता करता है। कैसे करता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। पोटेशियम क्या करता है, सोडियम की मात्रा नियंत्रित करता है, प्लस वही है तंत्रिका में उद्दीपन। ठीक है। अगला पॉइंट, जल की मात्रा नियंत्रित करता है पोटेशियम। कैसे करता है, क्योंकि ये सोडियम को कंट्रोल करता है, सोडियम में
पानी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। याद रख लोगे इतना सारा, ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें, मुख्य बातें ही, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर इतनी समझ में आ गई तो अपन आगे और बात करते हैं इसी के अंदर ही। अगला पॉइंट है कैल्शियम के लिए। किसके लिए है? कैल्शियम के लिए। तो देखो ध्यान से सुनना, एक तो मैं बोल सकता हूं हड्डी व दंत निर्माण करता है कैल्शियम, और क्या क्या काम करता है देखो, पेशी संकुचन करवाता है। कौन करवाता है? कैल्शियम। इसीलिए अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो हमारी धड़कन भी क्या हो जाएंगी? ज्यादा, क्योंकि हृदय भी क्या है? एक प्रकार की पेशी है, याद रखना, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट याद रख लोगे। तो क्वेश्चन बन गया हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? टिटेनी रोग हो जाएगा। टिटेनी रोग में क्या होता है? देखो सीधा सा है, पेशी संकुचन कम हो जाता है। तो रोगी है ना, वो चीजों को ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ सकता, क्योंकि पेशियों में संकुचन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टिटेनी रोग हो गया। टिटेनी रोग क्यों हो गया? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो गई। समझ में ये नहीं? बताओ। चलो जी, तो ये कैल्शियम है, इसी के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक और छोटा सा पॉइंट आता है, नाम सुना अपन ने, कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो इन हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? ज्यादा करता है। ज्यादा कहां करता है? ध्यान रखना, बोन में और टिथ में। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कहां से निकलता है? ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये दांतों में, टिथ में प्लस पेशियों में, आप पेशी भी लिख सकते हो, सब जगह है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? ज्यादा करता है। बात समझ में आई ना। तो ये हो गया कैल्शियम का। कैल्शियम का उल्टा कौन हो गया? ये भी एक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत है। तो कैल्शियम का उल्टा अपन किस में लिख देंगे? मैग्नीशियम में लिख देंगे। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप फास्फोरस लिख के भी इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि फास्फोरस और मैग्नीशियम भी लगभग एक ही जैसे काम करते हैं कैल्शियम के सामने। किसके सामने? कैल्शियम के सामने, ठीक है। सल्फर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, इसको अपन लिख सकते हैं सिंथेसिस, ठीक है। चलो और क्या काम करता है सल्फर? आप बोल सकते हैं तो अपन अमीनो अम्ल निर्माण में भी काम आ जाता है। और बताओ और क्या काम आता है? तो देखो ध्यान से सुनना और बात करते हैं। ये सल्फर जो होता है ना, वो प्रोटीन श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ना भी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन से बंध द्वारा? तो देखो नाम बनेगा डाई सल्फाइड बंध द्वारा। कोई भी उदाहरण बताओ जिसमें डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है तो मैं लिख दूंगा एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी मत पढ़ देना इसको, है ना, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के अंदर जो प्रोटीन श्रृंखलाएं होती हैं उनको कौन से बंध के द्वारा जोड़ा होता है? डाइसल्फाइड। कौन काम कर रहा है? ये सल्फर। समझ में आई ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी ही पड़ेंगी कि हमेशा के लिए याद रख लो,
ये उदाहरण याद हो गया, बंध का नाम याद हो गया, ये कहाँ पाया जाता है और इसके लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है। समझ में आ गई ना बात। चलो, तो ये हो गया सल्फर के लिए। अब अगला पॉइंट है वो है फास्फोरस के लिए। समझ में आ रही है ना। चलो, तो अपन बात करते हैं, अगला ही पॉइंट है वो फास्फोरस का। तो फास्फोरस के लिए देखो, एक तो आ गया अंगों की झिल्ली निर्माण में, जैसे कोशिका झिल्ली वगैरह हो गई, प्लस ये फास्फोरस आते हैं ये दांत व हड्डी निर्माण में, इनका थोड़ा बहुत काम आ जाता है ना। ये रोकते हैं कौन सी प्रक्रिया को, वो मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा फास्फोरस और क्या काम आता है बताओ। तो देखो, ये जो फास्फोरस है वो फ्लोरोसिस रोग भी करता है। कब, जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये फ्लोरोसिस, दांत पर पीले धब्बे, फ्लोरोसिस रीट लेवल 1 का भी क्वेश्चन है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है फ्लोरोसिस का, दांत पर पीले धब्बे प्लस जो दंत है वो कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कमजोर दांत इसके लक्षण होते हैं, वो ज्यादा मजबूत चीजों को नहीं तोड़ पाते। ठीक है ना। चलो, अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जिंक का। ये रिसेंटली पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूं जिंक जो होता है वो क्या क्या काम करता है। ठीक है ना। तो एक तो ये होता है कि ये दस्त के उपचार में काम आता है, जिंक की गोली लो, है ना। दस्त के उपचार में मतलब मैं बोल सकता हूं कि छोटी आंत में, एक नाम सुना होगा आपने, गतियां होती हैं, क्रमा कुंचन गति। तो देखो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार पूछा जाता है कि आहार नाल में जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, क्रमा कुंचन गति। तो छोटी आंत में क्रमा कुंचन जो गति होती है उनको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। कम कर देगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, पाचन की क्रिया क्या हो जाएगी, वहां के लिए भागों के लिए नियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे है ना जी आसानी से पाचन हो जाएगा, अवशोषण बढ़ जाएगा और दस्त का उपचार हो जाएगा। समझ में आ गई ना। ये इसका मुख्य काम है। इसके अलावा नाम सुना अपन सबन ने, इंसुलिन, बहुत ही प्यारा नाम है जिसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी औद्योगिक जो हुई थी 2018-19 में हुई थी, औद्योगिक क्षेत्र एसआई की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, इंसुलिन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, उसके अंदर शायद एडीएस से रिलेटेड था। तो इंसुलिन निर्माण में भी कौन सी धातु काम आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक धातु। समझ में ही ना। तो इस तरीके से अपन को इनके बारे में याद करना है। अगला इधर की ओर मैंने कुछ नाम और भी लिखे थे, शायद अगर आपको ध्यान आ रहे हो तो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो कार्बन सब कार्बनिक पदार्थों में होता है। ऑक्सीजन के लिए याद रख लेना, हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। किसका है ये, शरीर का। याद रखना, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लिए याद रख लेना, तो क्या लिखोगे, अपशिष्ट पदार्थ निर्माण में यही होता है, सॉरी ऐसे लिख देंगे के रूप में लिख दो, है ना। निर्माण अपन नहीं बोल सकते, होता तो निर्माण में भी है भाई, अमोनिया है वो यूरिया में बदल रहा है, दोनों में ही नाइट्रोजन होता है, गलत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका भी फर्क पड़ता है ना। इसलिए मैंने आपको समझा के ये बोला है कि अपशिष्ट पदार्थ निर्माण में और निर्माण कर दिया तो उसको बदलने में एक ही बात है, लेकिन बोलने का फर्क होता है, समझनी है इस चीज को अपन को। प्लस और क्या काम करता है ये, प्रोटीन या अपन बोल सकते हैं अमीनो अम्ल निर्माण में काम आ जाता है नाइट्रोजन। समझ में आ रही है ना। अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑर्निथिन चक्र में ये तत्व तो होता है जो रूप बदलता है अपना, है ना, ऑर्निथिन चक्र में।
तो ऑर्निथीन जो चक्र है वो कौन से तत्व को बदलता है? तो नाम आ जाएगा नाइट्रोजन को। कौन से रूप में तत्व को? अमोनिया को यूरिया में। और कार्बन होता है तो ये भी बेसिक है, इनका कोई अलग से कोई नाम नहीं आता, हाइड्रोजन का और कार्बन का हमारे शरीर के लिए ये हर रूप में पाया जाता है ना। ये बेसिक सी बातें थी जिसको मैंने बताया था। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक टॉपिक है, इनको हमेशा याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बेसिक रूप में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, उसका आपको जरूर से उत्तर दिया जाएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद।